दोस्तों, अंबेडकर नामा कई दिनों से यह सीरीज चला रहा है कि दलितों का शत्रु नंबर वन कौन। दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का शत्रु नंबर वन कौन। जिस समय नौकरियां मिली, जिस समय स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए, वो या जिस समय नौकरियां बंद कर दी गई हैं, कंपनियां बेची जा रही हैं, सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, वो कौन है शत्रु नंबर वन, ये पहचानिए। आखिर ये आज़ादी का अमृत काल है, तो अमृत काल किसके लिए? एससी एसटी ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, ये यहाँ के कुछ सवर्ण पूंजीपति के लिए, किसके लिए अमृत काल है? लगातार इस पे बहस जारी है। मैं नहीं जानता कि अंबेडकर नामा लीडर्स देखते हैं या नहीं देखते हैं। कांग्रेस के लीडर हों, आरजेडी के हों, सपा के हों, देखते हैं या नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ बातें लगता है विमर्श से कि जाहिर है वैचारिक विमर्श का प्रभाव तो पड़ता ही है। चलिए थोड़ा सा इतिहास में लिए चलते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तो एससी एसटी के लिए राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण के साथ साथ नौकरियों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तमाम जगहों पे और बाद में आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजेस तमाम जगहों पे आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। एक साथ नहीं, किस्तों में, पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप जाकर गूगल में डिटेल्स देख सकते हैं। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, इसके पहले आपको कांग्रेस के ज़माने में ही काका कालेलकर कमेटी बनी ओबीसी के लिए कमीशन, फिर मंडल कमीशन बना और कांग्रेस के ज़माने में मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। मंडल कमीशन लागू हुआ वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब, और अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे यूपीए 1 के समय, उस समय मंडल कमीशन का दूसरा पार्ट यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से लेकर नौकरियों में लेक्चरर, प्रोफेसर बनने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। सवाल उलट देता हूं कि आखिर 10 साल मोदी साहब का सरकार और 5 साल फुल फ्लेजेड अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही पहली बार भारत में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी बिजनेस हैं, जो पीएसयूज हैं, होटल्स हैं, उसको निजी हाथों में बेच दिया जाए। सीधा और सीधा पहली बार कांग्रेस के ज़माने में कह सकते हैं कि निजीकरण उसी समय आया जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड निजीकरण था। और आपको याद हो कि 2002 में भोपाल में एक भोपाल दस्तावेज जो है जारी किया गया था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और उस समय चूंकि बहस थी कि निजीकरण आ गया है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो दलितों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। तो भोपाल दस्तावेज हुआ था जिसमें ये घोषणा की गई थी और लागू किया गया था कि जितने भी सरकारी खरीद होंगी उसमें से एससी एसटी की भी भागीदारी उसमें होगी, 30% उससे खरीदा जाएगा ताकि उसका लाभ एससी एसटी समुदाय को भी मिल सके। उसको बेहतर ये होता कि उसको और ओबीसी में भी एक्सटेंड कर देना चाहिए था। लेकिन उस रिजीम में, चाहे बीपी सिंह की सरकार हो, उसके बाद कांग्रेस की सरकार हो या फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, उसमें कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश मंत्रालय नहीं बना। ये बना अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में। फिर मोदी साहब की सरकार है पिछले 9 साल से, और इसलिए ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी का एक इंपॉर्टेंट ट्वीट आया है और उसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। 9 साल में कितनी नौकरियां बढ़ी हैं, कितनी घटी हैं, कितने बेचे गए हैं, प्राइवेट सेक्टर को दिए हैं, इसका आकलन करना बेहद जरूरी है। दूसरा सवाल उलटकर आप पूछिए कि इस सरकार में एससी एसटी ओबीसी के कल्याण के लिए कोई कमीशन बैठा है, कोई कमेटी बैठी है या नहीं बैठी है? कुछ भी ऐसा हुआ हो? नहीं। फिर भी कुछ एससी एसटी ओबीसी के कथित इंटेलेक्चुअल और पत्रकार गला फाड़ फाड़ के अभी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के ज़माने में या और भी सरकारें हो, जनता पार्टी की सरकार हो या वीपी सिंह की सरकार हो, उस समय कुछ नहीं हुआ है। उस समय जो कुछ हुआ खराब सब उसी समय हुआ है। और बीजेपी की सरकार में तो ऐसे लग रहा है 9 साल में कि जैसे
घी की नदियां बह रही हैं और उसमें सब SC ST OBC डुबकी लगा लगा कर एक साँझो घी पी रहे हैं। ये हुआ। उनसे पूछिए उलटकर कि आखिर कौन से अधिकार बचे हैं। बहरहाल लिए चलता हूं। अब राहुल गांधी ने क्या लिखा है, और राहुल गांधी ने जो लिखा है अगर सही है तो ये चिंता का विषय है SC ST OBC समाज के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, लेकिन जो भी पार्टी और नेता इस तरह के सवाल उठाए आरक्षण की, हिस्सेदारी की, उस पर दबाव ये डालिए कि अपने मैनिफेस्टो में डालिए, और जब आपकी सरकार बने तो जो आपने वादा किया था, जो आपने लिखा था, उसको अमल में लाइए। चलिए लिए चलता हूं, राहुल गांधी ने आखिर कल क्या ट्वीट किया है वह जानना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने लिखा है अपने ट्विटर पे कि PSU भारत की शान हुआ करते थे और रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे, मगर आज ये सरकार की प्राथमिकता नहीं है। PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि देश के PSU में रोजगार 2014 में 16.9 लाख से कम होकर 22 में 14.6 लाख रह गई है, यानी कि घटाव उनके हिसाब से 2,30,000 है। क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? अगर ये आंकड़ा देखें, वो जो आंकड़ा दे रहे हैं जरा उस पर नजर डालते हैं। BSNL 1,81,127 नौकरियां घटी भारत संचार निगम लिमिटेड में। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें 61,928 नौकरियां घटी हैं। इसमें MTNL 34,997, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में 34,997, SECL का मतलब है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, 29,140 नौकरियां घटी हैं। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 28,063 नौकरियां घटी हैं। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में 21,120 नौकरियां घटी हैं। कुल नौकरियां घटी 3,56,375, जबकि राहुल गांधी 230 का 2,30,000 का ये आंकड़ा दे रहे हैं। अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नौकरियां घटी हैं 3,56,375। अगर इस आंकड़ों को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, इससे नुकसान भारत की सभी जनता का हुआ है। OBC 27%, 98,003 नौकरियां। शेड्यूल कास्ट 15%, 53,456 नौकरियां। शेड्यूल ट्राइब 7.5%, 26,728 नौकरियां। सोच लीजिए 50% जनरल कैटेगरी का भी नुकसान हुआ और बाकी SC ST OBC का भी हुआ। लिख रहे हैं राहुल गांधी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी। राहुल जी करेक्ट कर दूं, 3.5 लाख से ज्यादा है, उसको कैलकुलेट करना है। आगे लिख रहे हैं कि इसके ऊपर इन संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां लगभग दुगुनी कर दी। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बढ़ाना आरक्षण का संवैधानिक अधिकार छीनने का तरीका नहीं है? क्या ये आखिर में इन कंपनियों के निजीकरण की साजिश नहीं है? उद्योगपतियों का ऋण माफ और PSU से सरकारी नौकरियां साफ, ये कैसा अमृत काल। अगर यह वाकई में अमृत काल है तो नौकरियां इस तरह गायब क्यों हो रही हैं? देश इस सरकार के दौर में रिकॉर्ड बेरोजगारी से जूझ रहा है क्योंकि लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुछ पूंजीपतियों मित्रों के फायदे के लिए कुचला जा रहा है। भारत के PSU को अगर सरकार सही वातावरण और समर्थन मिले सरकार से, वो अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों को बढ़ाने में सामर्थ्य हैं। PSU देश और देशवासियों की संपत्ति हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है ताकि वो भारत की प्रगति को मजबूत कर सके। ये ट्विटर राहुल गांधी का है। राहुल गांधी, मैं तो समझता हूं कि जितने SC ST OBC के संगठन हैं सब लोग डेलीगेशन बनाएं, मेमोरेंडम लिखें, हर पार्टी के अध्यक्ष को जाकर, उनके लीडर को जाकर वो मेमोरेंडम दे, डेलीगेशन मिले और उनसे बात करें कि आखिर हमारे हक हकूक मारे क्यों जा रहे हैं। जो सकारात्मक जो पार्टी और दल दिखे उसके उस पर दबाव बनाएं, उसको दबाव बनाएं
और जो आपके हक हकूक अधिकार को खत्म कर रहा है उसको चुनाव में हराएं। कौन पार्टी होगी आप बेहतर समझते हैं, लेकिन अमृतकाल की घोषणा हो चुकी है और मिथकों के हिसाब से जब अमृतकाल हुआ था तो देवताओं के हिस्से में अमृत और असुर SC/ST OBC मान लीजिए उसके हिस्से में विष जहर। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सुनते और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया। जय हिंद।